Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter Going Places, written by A.R. Barton from your book Flamingo. Students, in the previous lecture we have already discussed that the main character of the chapter, Sophie, she cooks up a story just to get close with her brother. सोफ़ी जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो एक कहानी पकाती है ताकि वो अपने भाई के ज़िंदगी में और इन्वॉल्व रह सके, उससे नज़दीक आ सके, क्लोज आ सके. And she cooks up that story and she goes on and on with it. Geoff, her brother, also believes her somehow, but when it comes to her father, he does not believe the story. He thinks that it might be some of her mind games or she does things like that. वो ऐसी चीज़ें करती रहती है और ये उसकी कोई दूसरी नई कहानी है और वो इसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं. सोफ़ी के फादर सोफ़ी की बातों पे, सोफ़ी की कहानी पे यकीन नहीं करते हैं. शी cooks up a story that she has met with a famous young football player named Danny Casey, whom Geoff admires a lot. जियोफ बहुत ज़्यादा पसंद करता है डैनी कैसी को. एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत बड़ा फ़ैन है उसका. और सोफ़ी जस्ट बिकॉज ऑफ अपने भाई की ज़िंदगी में और ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहती है, वो उसके जाकर के ये कहानी बताती है और वो यकीन भी कर लेता है और वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है. लेकिन वो जाके अपने फादर को बता देता है. उसके फादर इस बात का यकीन नहीं करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि सोफ़ी फिर से कोई नई कहानी बना रही है, क्योंकि शायद सोफ़ी की ये आदत है, वो हमेशा ऐसी नई कहानियाँ पकाती रहती है. नाउ विल मूव फॉरवर्ड इन द चैप्टर एंड सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad. Okay, हमने देखा कि कल तक तो वो लोग एक रूम में बैठे हुए थे जहाँ पे सोफ़ी के फादर टीवी देख रहे होते हैं और जियोफ आकर के उनको बताता है और सोफ़ी वहीं पे पीछे टेबल पे बैठ जाती है. और ये जो सीन है ये शायद लिविंग रूम या हॉल का है, लिविंग हॉल का है. और अब हम लोग एक सीन में आए हैं, वहाँ पे वो सीन ख़त्म हो गया था और दूसरा जो सीन है वो जियोफ के कमरे का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पे एक टेबल लैम्प है जिसमें ऐसे जगमगाते हुए लाइट्स हैं. वो पूरे उसके दीवार पे, उसके भाई का जो रूम है उसके दीवार है उस पर ये आप कह सकते हैं चमक रहा है, उससे लाइट आ रही है उस पर. एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ पिनिंग. तो जैसे ही आप उसके रूम में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि जियोफ जो है वो बहुत बड़ा फ़ैन है एक फ़ुटबॉल टीम का. उस फुटबॉल टीम का नाम है यूनाइटेड. उस फुटबॉल टीम का नाम है यूनाइटेड और डैनी कैसी इसी टीम का एक प्लेयर है, ठीक है, बहुत फेमस प्लेयर. तो आपको उस टाइम पे ये दिखाई देगा कि उसने अपनी दीवारों पर जो लाइट है, जो टेबल लैम्प का जो लाइट है वो उस दीवार पे पड़ रहा है, उससे ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे बड़े से बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है यूनाइटेड टीम स्क्वाड का, यानी कि उसके पूरे टीम का फ़ोटो लगा हुआ है. जैसे पोस्टर्स लगाते हैं ना कुछ लोग, जैसे जिनको इंटरेस्ट होता है, जो फ़ैन होते हैं, वो अपने रूम में अपने आइडल का पिक्चर लगाते हैं. वैसे ही जियोफ ने अपने रूम में यूनाइटेड फुटबॉल टीम जो है वो उसका फ़ोटोग्राफ लगाया हुआ है और उसके नीचे उसके बहुत सारे अलग अलग फेमस प्लेयर्स के फ़ोटोज़ भी लगे हुए पोस्टर के नीचे. 3 of them of the young Irish prodigy Cassie. और उसमें जो बड़ा सा पोस्टर है वो टीम का है और उसके नीचे जो फ़ोटोज़ है वो डैनी कैसी का है और उसको यहाँ पे आयरिश प्रोडिजी बोला गया है. वहाँ जैसे ऐसे बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है उसकी दीवार पर टीम यूनाइटेड का और उसके नीचे ऐसे 3 डैनी कैसी के फ़ोटोज़ लगे, फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं. तो यहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगे हैं वो कैसी के हैं, इसलिए क्या डिनोट करता है, ये क्या सिग्निफाई करता है कि जियोफ बहुत बड़ा फ़ैन था यूनाइटेड टीम का और डैनी कैसी का भी, ठीक है. अब यहाँ पे डैनी कैसी को क्या बोला गया है, प्रोडिजी बोला गया है. प्रोडिजी क्या होता है? प्रोडिजी ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, ठीक है, जैसे उनमें स्पेशल स्किल होता है. एक होता है यूजुअल, जैसे एक बच्चा है वो खेल रहा है तो सारे बच्चे उसके एज में उसी के जैसे ग्रो करेंगे, सबका डेवलपमेंटल रेट, डेवलपमेंटल क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है. लेकिन
प्रोडिजी जो होता है वो शार्प होते हैं, वो अपनी एज से बढ़ चढ़ के थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा स्पेशल स्किल होता है उनमें, स्पेशल टैलेंट होता है, तो उनको प्रोडिजी बोला जाता है। अ चाइल्ड हु इज़ अनयूजुअली गुड एट समथिंग, मतलब साधारण रूप से नहीं, असाधारण रूप से वो तेज़ होता है, उसको प्रोडिजी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो डैनी कैसी है उसको प्रोडिजी इसलिए बोला गया, ये आयरिश प्लेयर है, सबसे पहले तो आयरलैंड का रहने वाला है, तो आयरिश है, आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, और ये इतनी यंग एज में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलता है, इसीलिए इसे आयरिश प्रोडिजी भी बोला गया है। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड, नथिंग टू टेल इज़ देयर। और सोफ़ी अब अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है उसके कमरे में जाकर कि तुम वादा करो तुम किसी को भी नहीं बताओगे ये बात, क्योंकि सोफ़ी को पता है कि ये बात जो है वो झूठ है, क्योंकि ये कहानी उसने ही पकाई है, तो ज़्यादा लोगों में हल्ला होगा, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, हो सकता है लास्ट में लोगों को सच पता चल जाए तो इसका मजाक उड़ जाएगा, या किसी तरीके का डर है उसको, क्योंकि ये झूठ तो उसने सिर्फ इसलिए बोला है ताकि वो अपने भाई से थोड़ी बातचीत कर सके, उसका भाई उससे नज़दीक आ सके, उसका भाई उससे अपने सारी सीक्रेट्स बता सके, तो इसका मोटिव ये था। तो इसीलिए वो अभी तो फटाक से जा करके वो अपने फादर को बता दिया, तो अब और ऐसा ना, उसके फादर तो यकीन भी नहीं करते, थोड़ा सा उसका मजाक भी उड़ा देते हैं सोफ़ी का, तो इसीलिए वो बस उसको प्रॉमिस करना, उससे प्रॉमिस चाहती है जियोफ से कि वो किसी और को ना बताए, ताकि ये बात बहुत ज़्यादा और स्ट्रेच ना हो, एग्जैजरेट ना हो ये स्टोरी, वो ऐसा चाह रही है। लेकिन झूठ जितना आप ज़्यादा बोलते जाते हो वो उतना ज़्यादा एक के बाद एक झूठ जो है वो बिल्डअप होता जाता है। एक झूठ जो होता है ना, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए, वो वाली स्टोरी है यहाँ पे। तो वो कहता है कि नथिंग टू टेल इज़ देयर, हाँ ठीक है, क्या बताएंगे, नहीं बताऊँगा मैं किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझसे प्रॉमिस करने वाली कोई बात नहीं है, नहीं बताऊँगा मैं किसी को। ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज, सॉरी, प्रॉमिस जियोफ डैड वुड मर्डर मी, ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू। तो लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा है, सोफ़ी और जियोफ के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, सोफ़ी कह रही है प्लीज़ प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे, तो जियोफ कहता है बताने जैसा है क्या, ऐसा थोड़ी कुछ स्पेशल है बताने लायक, कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि प्रॉमिस करो, पहले वादा करो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे, नहीं तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे, क्योंकि उसको, उसके डैड को पता है कि उनकी बेटी ऐसे हरकतें करती है, उल्टे पुल्टे काम। तो फादर्स आर प्रोटेक्टिव, वो गुस्सा भी होंगे क्योंकि ये गलत है झूठ बोलना, ऐसी कहानियाँ बनाना, क्योंकि उनको लगता है कि कभी वो ऐसे झूठ और अपनी कहानियों की वजह से कभी किसी परेशानी में ना पड़ जाए, जो कि जायज़ है, गलत नहीं है उनका ऐसा सोचना। तो इसीलिए वो उससे कहते हैं कि, वो कहती है कि डैड मेरा मर्डर कर देंगे, प्लीज़ ये बात किसी और को मत बताना, ओनली इफ़ ही थॉट इट वॉज ट्रू। तो जियोफ कहता है हाँ मर्डर कर देंगे तुम्हारा, लेकिन उनको पहले यकीन तो हो इस बात का, वो तो मानते ही नहीं कि तुम सच बोल रही हो, तो उन्हें पहले लगने तो दो। वो मजाक उड़ा रहा है, जियोफ सोफ़ी का मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारी बात पे यकीन कर कौन रहा है। प्लीज़ जियोफ, क्राइस्ट सोफ़ी, यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव बिन स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि समहाउ जियोफ को यकीन हो रहा था उसकी बातों पे, वो यकीन कर लेता है क्योंकि वो डिफेंड भी करता है सोफ़ी को, लेकिन अभी सडनली हम लोग देख रहे हैं कि जियोफ जो है उसका मजाक उड़ा रहा है और उसमें बिलीफ नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जियोफ जो है वो उसकी बातों पे यकीन कर रहा है। और आगे के लाइन्स में वो कहता है कि प्लीज़, वो कहती है प्लीज़ जियोफ मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तो वो कहता है, जियोफ कहता है क्राइस्ट सोफ़ी यू आर स्टिल एट स्कूल, उफ भगवान के लिए सोफ़ी बकबक करना बंद करो, तुम स्कूल में हो, तुम ऐसी बातें पका रहे हो। ही इज़ नॉट बिलीविंग हर, वो कहता है तुम अभी स्कूल में हो, और कैसी डैनी कैसी जो है उसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती होगी, वो तुमको क्यों देखेगा, वो तुमसे क्यों मिलेगा या तुमसे क्यों बात करेगा, क्योंकि वो तो यहाँ बोल रही है कि वो मिलने वाली है या दुकान खरीदने वाला है वगैरह वगैरह, वो झूठ पे झूठ बनाई जा रही है, तो उसे इस बात का यकीन नहीं है। वो कहता है कि उसके पीछे स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स होंगी, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी है, तुम तो अभी स्कूल में हो, तुमको पहचानता भी नहीं है, ठीक है, तो तुम इतना टेंशन मत लो, इस बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। नो ही डजंट, तो सोफ़ी बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड होकर के बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ नहीं हैं। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड, तो फिर से जियोफ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओह और तुमको कैसे पता ये बात कि उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ नहीं हैं, मजाक उड़ाते हुए, जियर्ड, मजाक उड़ाना, ठीक है, तो मजाक उड़ाते हुए कहता है एंड हाउ कुड यू नो दैट, तुम कैसे पता ये बात कि उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ नहीं हैं। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ,
तो कहती है क्योंकि उसने मुझे बताया है इसीलिए मुझे पता है कि उसके पीछे कोई लड़की नहीं है या उसके साथ बहुत सारी लड़कियां नहीं हैं. As if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He isn't like that. He is quiet. तो अब वो कहता है जियोफ की हाँ, जैसे कोई किसी लड़की को ऐसी बातें बताता होगा कि हाँ मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं या मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां नहीं पड़ी है. स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, यहाँ नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स की बात की जा रही है कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं उनके बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स होती हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है. तो वो कहता है, जैसे ही सोफ़ी उसको डिफेंड करके कहती कि नहीं उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स नहीं है, बहुत सारी स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स नहीं है. तो जियोफ उससे पूछता है और ये तुमको कौन बताया? तो वो खुद बताया. तो जियोफ कहता है कि अच्छा, जैसे कि ऐसी बातें लड़के लड़कियों को बता देते हैं कि हाँ मेरी तो कोई लड़की नहीं है, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स रहेंगी भी तो मैं तुमको बोलूँगा कि हाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड है ना, नहीं बताएगा कोई भी. तो इसीलिए वो कह रहा है कि हाँ जैसे ऐसी बातें तुमको बता ही देगा वो. तो कहता है, वो डिफेंड करते हुए फिर से कैसी को डिफेंड करते हुए सोफ़ी कहती है कि हाँ वो है ऐसा और उसने मुझे बताया है, तुम उसको नहीं जानते हो, तुम मुझे थोड़ा सा भी नहीं जानते हो, वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है. जो यूजुअल डायलॉग होता है लड़कियों का, वो कहते हैं वो बाकी लड़कियों जैसा नहीं, ही इज़ क्वाइट. वो बहुत शांत है. थोड़ा रुक के कहती है क्योंकि वो पका रही है स्टोरी, उसको ये सारी बातें बनाने में भी तो टाइम लगेगा. तो कहती ही इज़, उसको कोई वर्ड नहीं मिलता तो कहती क्वाइट, वो बहुत शांत है. नथिंग एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली. तो जियोफ कहता है कि जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से तो क्वाइट नहीं है प्रत्यक्ष रूप से. अपेरेंटली मतलब वो लोग देखे हैं उसको इंटरव्यूज़ में या टीवी में, तो उतना शांत तो नहीं लगता है. तो वो कहता है कि नथिंग एज क्वाइट एज ऑल दैट, देख के तो नहीं लगता उसको इतना कि वो शांत है. इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट. वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शांत रहो. और जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैंने पहले बात की थी उससे, वो मेरे पास नहीं आया था बात करने के लिए. अब यहाँ पे फिर से वो कहानी बना रही है. उसने उस टाइम पे बोला था कि वो मेरे बगल में आया, रॉयस विंडोज़ नाम का कपड़ा का दुकान था, वो वहाँ पे कपड़े लेने गई थी और वहीं पे बगल में एक आदमी आकर के खड़ा हुआ. उसी टाइम पे उन दोनों की बात एक दूसरे से हो गई. तो अब यहाँ पे वो उस कहानी को और आगे बढ़ा रही है और कह रही है कि उसने मुझे पहले नहीं टोका था, मैंने उससे पहले टोका था, मैंने उससे पहले बात की थी. When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Danny?" Danny कैसी? अब वो इस कहानी को प्लॉट दे रही है, उसमें डायलॉग्स डाल रही है और कह रही है कि मैं थी पहले बोलने वाली उससे, मैं थी वो पहली बात करने वाली, मैंने उससे पूछा था. जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे लगा अरे ये तो डैनी कैसी है. तो मैंने उससे पूछा तुम डैनी कैसी तो नहीं हो? एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम डैनी कैसी हो? मैंने उससे पहले पूछा था. एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वो बहुत ही सरप्राइज होकर के मुझे देखता है, शॉक्ड होकर के. एंड ही सेड येस दैट्स राइट, और उसने बोला हाँ मैं ही डैनी कैसी हूँ. तो ये कॉन्वर्सेशन डेवलप करी कि मैंने ये बोला, उसने वो बोला, पहले मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू की, उसने ये जवाब दिया, बिल्डअप कर रही है वो. And I knew it must be him because he had that accent, like when they interviewed him on the television. और बोलती कि और बस ऐसे ही बात करते करते मुझे समझ में आ गया कि वो ही डैनी कैसी है, क्योंकि मैंने उसके एक्सेंट से पकड़ लिया. एक्सेंट जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है वो अलग होता है, आयरिश एक्सेंट अलग होता है, तो उसी तरीके से रशियन अलग होता है. तो वो कहती है और मैंने उसके एक्सेंट से पकड़ लिया कि वो डैनी कैसी ही है, क्योंकि मैंने सुना है उसको टीवी में इंटरव्यू देते हुए, वो टीवी में इंटरव्यू में जैसे बोलता है टेलीविज़न पे, बिल्कुल वो वैसा ही साउंड कर रहा था. इसी से मुझे समझ में आया कि वो डैनी कैसी है. So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any pen or a paper. फिर से कहानी बना रही है, कहती है कि तो इसीलिए हम दोनों में जो बात हुई वो हुई. मैं तो छोटे भाई यानी कि डेरेक के लिए ऑटोग्राफ भी लेना चाहती थी, अपने छोटे भाई और डेरेक के लिए. मैंने सोचा मैं ऑटोग्राफ के लिए पूछ लूँ, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास पेन और पेपर नहीं था. ना मेरे पास पेन पेपर था, ना उसके पास पेन पेपर था. तो हम लोग बस बातें करें, मैंने ऑटोग्राफ नहीं लिया. सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट. तो इसीलिए हम लोगों ने हल्की फुल्की बात की. अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडोज़, किस बारे में बात की? वहाँ पे जो रॉयस विंडोज़ जो दुकान है, वहाँ जो कपड़े लगे हैं उसके बारे में बात की. ही सीम्ड लोनली, लेकिन वो बहुत अकेला नज़र आ रहा था, बहुत ही तन्हा नज़र आ रहा था. ये बातें सोचो वो पका रही है. शी इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, यू कैन से कि शी हैज़ दिस क्वालिटी
Sophie has this quality that in a moment she can prepare stories with dialogues. ठीक है, this is not an easy task, ये कोई आसान बात नहीं है कहानी पकाना, झूठ बोलना इतनी सफाई से, ठीक है। और वो इतने अच्छे से कहानी बता रही कि सामने वाला इज़ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ बिलीविंग ब्लाइंडली एंड फॉलिंग इनटू योर ट्रैप। वो आपके जाल में फंसता जा रहा है, वो आपकी बातों पे आंख बंद करके यकीन कर रहा है। सो दिस इज़ अ टैलेंट। सो शी इज़ एक्चुअली टैलेंटेड एंड शी इज़ अ स्टोरी टेलर, क्वाइट अ स्टोरी टेलर, आई कैन टेल यू। तो वो कह रही है हमने बातें की, किस बारे में बातें की, तो हमने रॉयस विंडोज़ में जो कपड़े लगे थे उनके बारे में बात की। और उससे बात करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक बहुत ही तन्हा इंसान है, बहुत लोनली है। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। हो सकता है वो अपने घर को मिस कर रहा होगा क्योंकि वो आयरलैंड से बहुत दूर है यहाँ पे, और यहाँ आसपास उसके नेशनैलिटीज़ के लोग नहीं हैं, उसकी बिरादरी के लोग नहीं हैं, तो इसीलिए वो कहती है कि वो बहुत अकेला था। And then just as he was going, he said, if you would care to meet him next week, he would give me an autograph then. और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा, वो रुका और फिर से वो कहता है कि अगर तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से मिल सकते हैं। अगर तुम्हें, उस टाइम पे तो ऑटोग्राफ मांगती है ना, लेकिन दोनों के पास पेन पेपर नहीं होता तो ऑटोग्राफ ले नहीं पाती है, ऐसा वो कहती है, ऐसी कहानी बताती है वो, तो इसीलिए वो कहती है कि और जैसे ही हम लोग की बातें ख़त्म हुई, वो जाने लगा तो उसे याद आया और उसने बोला कि अगर मुझे ऑटोग्राफ चाहिए तो हम लोग अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे और तब मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूँगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। तो मैं मना कैसे कर सकती थी, मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो मैंने बोल दिया हाँ ज़रूर ज़रूर मैं मिलूँगी तुमसे। तो शी इज़ एक्साइटेड एंड शी इज़ वेरी शी इज़ लाइंग विथ सच अ कॉन्फिडेंस। वो इस कॉन्फिडेंस के साथ इतने बोल्डली वो झूठ बोल रही है। एज इफ़ ही वुड एवर शो अप। तो जियोफ इतनी सारी कहानी सुन करके बोलता है हाँ, जैसे कि वो आएगा। शो अप का मतलब अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, वो आएगा या आएगी, तो शो अप। ही शोड अप, ही डिडंट शो अप, वो नहीं आया, ही शोड अप, वो आ गया। ठीक है, शो अप का मतलब आना, जगह पे, निर्धारित जगह पे पहुंचना। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तो वो अभी अश्योरेंस ले रही है, किससे? अपने भाई से, कि इतनी सारी कहानी बनाने के बाद, इतनी सारी कहानी पकाने के बाद अब वो इस बात का अश्योरेंस ले रही है अपने भाई से कि तुम अब तो मेरी बातों पे यकीन करते हो ना। तो क्योंकि शी डेस्परेटली वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ हिज ब्रदर्स लाइफ, सॉरी ऑफ हर ब्रदर्स लाइफ। वो अपने भाई की ज़िंदगी का, अपने उसके सीक्रेट्स का, उसकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, जैसा कि उसको लगता है कि उसका कोई इमेजिनरी वर्ल्ड है जियोफ का, वो उसका एक पार्ट बनना चाहती है। एंड जस्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट शी इज़ लाइंग अगेन एंड अगेन, शी इज़ बिल्डिंग अप स्टोरीज। वो कहानी पे कहानी बना रही है। शी इज़ फूलिंग अराउंड एवरीबडी। उसके आसपास जो लोग हैं वो उनको बेवकूफ़ बना रही है। अभी तो शी फूल्ड हर ब्रदर एंड ऑलमोस्ट हर फादर। भले ही उन्होंने यकीन नहीं किया, बट शी ट्राइड टू। उनको भी, उनके सामने भी वो चाहती तो सच बोल सकती थी। शी कुड हैव कम अप विद द ट्रूथ। वो सच बोल देती, वहीं पे बात ख़त्म हो जाती, बट शी डिडंट। उसको डर नहीं है, कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है कि पापा को पता चलेगा तो मेरा मर्डर कर देंगे, वो मुझे डांटेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी वो सच नहीं बोलती है। तो शी इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल। शी इज़ क्वाइट अ हसल। वो अपने में ही एक मेस है। वो पूरी की पूरी यू कैन से एक बहुत बड़ी उलझी हुई लड़की है, जो अपनी दुनिया में तो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती ही है। उसको ऐसा लगता है कि उसके भाई की भी एक इमेजिनरी दुनिया है जिसका वो हिस्सा बनना चाहती है, और उस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए वो ऐसी बातें, एक और नई दुनिया की स्टोरी बना दी उसने। ठीक है, और उस स्टोरी को बढ़ाई जा रही है ना। और यकीन भी चाहती है वो, उसको अश्योरेंस भी चाहिए। वो कहती है कि अब तो तुम मेरी बातों पे यकीन करते हो ना। He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed into his arms into it. वो ध्यान नहीं देता है, हाँ ना नहीं बोलता है। वो चेयर पे उसका जैकेट रखा होता है, वो जैकेट को ऐसे खींचता है, पकड़ता है, पहनता है और वहाँ से चला जाता है। She wished he paid more attention to his appearance. और यहाँ पे अब वो अपने भाई के फैशन सेंस पे भी थोड़ा सा कमेंट कर रही है
क्योंकि उसने जो जैकेट उठाया वो थोड़ा शाइनी था, शेपलेस था, मतलब आड़ा तिरछा था वो, और वो मे बी उसमें ज़्यादा फैशन सेंस नहीं होगा। ही इज़ अ मैकेनिक, तो वो अभी घर में जैसे तैसे है, लेकिन इसको चाहिए कि उसमें भी थोड़ा सा फैशन सेंस होता, वो ज़्यादा ध्यान देता अपने अपीयरेंस पे, वो कैसा दिखाई देता है, क्या पहनता है, नहीं पहनता है, इन सारी चीज़ों पे वो थोड़ा और ध्यान दे सकता था। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, वो आशा कर रही है कि काश ये थोड़ा सा और अपने कपड़ों पे ध्यान देता, अपने अपीयरेंस पे ध्यान देता, अपने लुक्स पे ध्यान देता। ही वॉज टॉल विथ अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, यहाँ जियोफ की बात हो रही है कि जियोफ जो है वो टॉल है, डार्क है उसका फेस, और हैंडसम, शी थॉट, हैंडसम है वो, बहुत अच्छा, गुड लुकिंग है, अच्छा दिखाई देता है। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड। वो जैकेट पहन करके और वहाँ से चला जाता है, जाते जाते कहता है कि ये जो बात तुमने बोली है, ये जो कहानी कि वो आएगा मिलेगा तुमसे, ये अनलाइकलीस्ट है, ये आज तक इतनी बेतुकी बात मैंने कभी सुनी ही नहीं है। अनलाइकलीस्ट, कि इस बात का कोई तुक नहीं है। अनलाइकलीस्ट का मतलब कि बेतुकी बात, कि कोई इतना बड़ा फेमस फुटबॉलर, तुम स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, वो तुमसे एक बार मिला, वो दोबारा तुमको खुद मिलने के लिए बुला रहा है, इस बात का कोई तुक नहीं है, इसकी संभावना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत अनलाइकली है, ऐसा होगा नहीं। तो ये बात जो मैंने सुनी है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो इस बात पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। नाउ विल कम टू अ डिफरेंट फेज ऑफ द चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर के एक दूसरे दिन दूसरे एक्ट में आएंगे। अभी 2 एक्ट ख़त्म हो गया, ये जो है वो तीसरा एक्ट है, जिसमें दिन बदल गया, सैटरडे का दिन आ चुका है। सैटरडे का दिन है और सारे के सोफ़ी की जो पूरी फैमिली है वो, ये लोग फुटबॉल के बहुत बड़े फ़ैन हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये लोग पिलग्रिमेज की तरह, तीर्थ यात्रा की तरह, जैसे नहीं होता हम लोग थर्सडे को मंदिर जाएंगे या मंडे को जाएंगे, इस दिन पर्टिकुलर पूजा करेंगे ही करेंगे, हर ट्यूसडे या हर थर्सडे, इस तरीके से ये लोग जो हैं वो लोग सैटरडे को पिलग्रिमेज की तरह फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, जैसे कोई तीर्थ यात्रा हो। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। और मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड जो फुटबॉल टीम है उसके मैच को देखने के लिए ये लोग वीकली पिलग्रिमेज की तरह जाते हैं, ऐसे जैसे तीर्थ यात्रा, बिना मिस किए। कहने का मतलब कि इन लोग इतने बड़े फ़ैन हैं कि फुटबॉल कभी भी मिस नहीं करते, जैसे हम लोग पूजा पाठ मिस नहीं करते, तो यहाँ पे मेटाफर के जैसे यूज़ किया गया है। सोफ़ी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। और सोफ़ी, उसके पापा और छोटा भाई डेरेक, वो लोग गोल के पास बैठे हैं, जैसे फील्ड है जहाँ पे गोल होता है, वहीं पे पीछे में बैठे हुए हैं वो लोग। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप। और जियोफ जो है वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा ऊपर वाले सीढ़ी में बैठा है, जैसे स्टेडियम्स में ऐसे सीढ़ियाँ होती है ना, तो जियोफ जो सोफ़ी, डेरेक और उसके फादर सबसे फ्रंट वाले वो में ग्राउंड वाले फ्लोर स्टेयर में बैठे हुए हैं, और जियोफ जो है वो अपने दोस्तों के साथ, मेट्स यानी दोस्त, उनके साथ पीछे जा कर के थोड़ा ऊपर होकर के बैठा हुआ है। यूनाइटेड वन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। और जो यूनाइटेड टीम है वो 2-0 से जीत गई है, यानी कि जो अगली टीम है उसका स्कोर 0 है और यूनाइटेड टीम का स्कोर 2 है और वो जीत चुका है। और जो गोल है, सेकेंड गोल, दूसरा जो गोल था वो किसने किया था? कैसी ने किया था, डैनी कैसी ने किया था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। और उसको तो पहले प्रोडिजी बोला गया है, एक ऐसा अद्भुत बच्चा, स्पेशल चाइल्ड, जो स्पेशल नॉट इन अ डिसेबल्ड वे, स्पेशल मीन्स अनयूजुअली टैलेंटेड, ठीक है, जीनियस। तो ये तो ब्लेंड था ही, एक तो मासूम है, ऊपर से आयरिश है, इतना टैलेंटेड है, तो ये गुड लुकिंग भी होगा ऑब्वियसली, आयरिश है तो। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ अ पेनल्टी एरिया।
और ये राउंड खेलने को, वो सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो जब गोल ले कर रहा है तो 2 डिफेंडर है वहाँ पे, गोलकीपर्स के पास रहते हैं, तो वहाँ पे डिफेंडर्स हैं और वो एज के पास जस्ट एकदम पहुँचते पहुँचते पेनल्टी एरिया के पास पहुँचा है, विथ हर फादर स्क्रीमिंग हिम टू पास एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड। और ये लोग सब कोई बहुत ज़्यादा हुटिंग कर रहे हैं, जैसे नहीं हम लोग खेलते हैं या मैच देखने के लिए जाते हैं तो हम लोग चीयर अप करने के लिए उधर से गोल करो, उधर से कैच करो, इस तरीके के पीछे से कमेंट्स आते हैं। जो ऑडियंस होती है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो लोग इस तरीके के कमेंट करते रहते हैं, अरे ऐसे खेलो, ऐसे पकड़ो, उधर से ले जाओ, ऐसे मतलब किसी टर्म को यूज़ करते रहते हैं बीच बीच में, है ना, तो उसको बोला जाता है। मतलब यहाँ पे वैसे ही सोफ़ी और उसके फादर ये लोग सब कुछ चीयर अप कर रहे हैं जब वो गोल कर रहा है वहाँ पे। तो और जो वहाँ पे जो गोलकीपर है वो कुछ दूरी पे खड़ा है, डजन यार्ड्स पे खड़ा है, और वो हेजिटेंट है, वो कितनी भी कोशिश कर रहा है गोल को बचाने का, उसको बीट करता हुआ कैसी आगे बढ़ जाता है, यानी कि ही इज़ वेरी गुड। ये एक ऐसा शॉट दिखाया जा रहा है जहाँ पे 2 डिफेंडर उसके पीछे लगे हुए हैं, 2 लोग, एक जन पेनल्टी कि उसका कैसी को पेनल्टी लग जाए इस तरीके का ट्राई करे, लेकिन फिर भी वो इसके बीच से चीरता फानता हुआ वो गोल कर देता है। तो दैट वाज क्वाइट एग्जॉटिक मोमेंट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट होता है या गोल होता है वो। तो सब लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीम करते हैं, हुटिंग करते हैं, चीयर अप करते हैं। सोफ़ी ग्लोड विथ प्राइड, और जो सोफ़ी है अपनी ही दुनिया में है, एज इफ़ कि वो उसकी सच में गर्लफ्रेंड है, वैसे वो ग्लो करने लगती है प्राइड के साथ कि लोग जानते हैं, कुछ लोग जो कि कैसी मुझसे मिलता है या मैं उसको जानती हूँ, वो ऐसा अपने दिमाग में ऑरा क्रिएट कर ली है और वो सच में ग्लो कर रही है। शी इज़ ग्लोड अप विथ प्राइड, मतलब वो बोलते हैं ना प्राउड हो जाना, बहुत ज़्यादा उसको कैसी के गोल को देख करके, जैसे ही कैसी ने गोल स्कोर किया वो इतनी प्राउड हो गई ये देख करके, उसके लिए बहुत प्राउड मोमेंट हो गया, ठीक है, जैसे उसके अपने किसी ने गोल किया हो, कुछ अचीव कर लिया हो, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको प्रेज कर रही थी। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सटैटिक, और इसके बाद ये सब देख करके जियोफ बिल्कुल ही बोलते हैं ना मग्न हो जाना, मुग्ध हो जाना, एक्सटैटिक। और इतना शानदार गोल, इतना शानदार स्कोर को देख करके जियोफ और भी बड़ा फ़ैन बन जाता है किसका, डैनी कैसी का, और वो मग्न हो जाता है पूरे गेम में। दिस शोज़ कि सोफ़ी इज़ सो सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ इन्वॉल्व्ड दैट शी डजंट केयर अबाउट द अदर वर्ल्ड। हाँ, वो अपने भाई के बारे में केयर करती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है, सेल्फिश रीज़न है। वो जस्ट बिकॉज अब चाहती है कि उसका भाई उसको अटेंशन दे, वो अपने भाई से बातें करे, वो अपने भाई के ज़िंदगी का हिस्सा हो, इसी वजह से उसने इतना झूठ बोला। उसको अपने भाई का अफेक्शन या अटेंशन नहीं चाहिए, उसको अपने भाई के ज़िंदगी का एक पार्ट होना है। शी इज़ जेलस ऑफ जियोफ, वो उससे जलती है कि वो इतना साइलेंट कैसे रह लेता है, वो उसकी अपनी दुनिया में इतना मग्न कैसे रह लेता है, हाउ, कैसे। तो दिस शोज़ कि शी इज़ वेरी मच सेल्फ इन्वॉल्व, वो बहुत ज़्यादा खुद में रहने वाली लड़की है, उसको दुनियादारी की समझ नहीं है, बहुत बचकानी हरकतें कर रही है वो। शी इज़ एन एडोलसेंट, तो वो अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उसमें मैच्योरिटी हो, बट शी इज़ नॉट मैच्योर एट ऑल, वो थोड़ी सी भी मैच्योर नहीं है, वो ऊट पटांग हरकतें करती है, उल्टी पुल्टी हरकतें। और अब तो वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड के थ्रू जो उसने अपने माइंड में जो सीन क्रिएट किया है उसके वजह से वो ब्लश कर रही है, ग्लो कर रही है। उसको डैनी कैसी ऐसा लग रहा है कि डैनी कैसी ने गोल किया है, जैसे विराट कोहली गोल करता है तो अनुष्का शर्मा जितनी प्राउड हो जाती है, वैसे ही डैनी कैसी ने स्कोर किया है तो शी इज़ वेरी प्राउड। दिस इज़ समथिंग एल्स, you cannot even imagine something like that. So I am very much enjoying this chapter. I hope you are also enjoying. We'll meet in the next lecture. Thank you.